हमारे शरीर में बहुत तरह का रोग होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होता है। और इन रोगों के जो एजेंट है उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। और रोग हमारे शरीर की वह अवस्था है जिसमें सामान्य शारीरिक क्रियाएं बाधित हो जाती हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा बिगड़ जाता है। इसके बारे में चर्चा पहले भाग में हो चुका है। इसमें अब हम कुछ रोगों के बारे में जानेंगे कि वो रोग किसके द्वारा होता है और इसके लक्षण क्या हैं और ये कैसे फैलता है। लगभग 9 रोग इस भाग में हैं। सबसे पहला रोग जो है वो डायरिया है। डायरिया इसको अतिसार भी कहा जाता है। यह आंत में होने वाला रोग है जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसे हम इंट अमीबा हिस्टियोलिटिका कहते हैं, इंट अमीबा भी कहते हैं। इसके द्वारा भी होता है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसके द्वारा भी रोग होता है। और एस्केरिस जो होते हैं हमारे पेट में, केचुआ इसको बोलते हैं, कृमि वगैरह, इनसे भी ये रोग फैलता है। फूड पॉइजनिंग जो शब्द है, विषाक्त भोजन, इन सब कारणों से ये डायरिया रोग फैलता है। ये अधिकतर बच्चों में देखा जाता है, बड़ों में ये कम होता है, फिर भी होता है। ये सामान्यतः 1 से लेकर 3 दिन तक रहता है। इस प्रकार के रोग में हमें देर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह करके तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके उसमें सैलाइन चढ़वाना चाहिए और तुरंत उपचार इसका शुरू कर देना चाहिए। इसके लक्षण हैं दस्त आना, जिसको हम लोग लूज मोशन कहते हैं, पतला लैट्रिन होता है, वॉमिटिंग होने लगता है, उल्टी होने लगता है। डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि शरीर में जल की कमी हो जाती है, पानी कमने लगता है जिससे शरीर में ऐंठन होने लगता है। तेज पेट दर्द होता है, पेट में जिसको हम लोग मोड़ कहते हैं, मोड़ने लगता है पेट। बुखार भी आता है, सांसें तेज चलने लगती हैं। ये सब इसके लक्षण हैं। इस रोग में बच्चा एकदम सुस्त हो जाता है, बहुत तकलीफ में रहता है और बार बार उसे लैट्रिन तो होता ही है और बुखार भी चला आता है। संचरण ये कैसे फैलता है इसका बता दिया गया पहले कि फूड पॉइजनिंग इसका मेन कारण है। सड़े गले फल, जो फल बेकार हो गए, सड़ गए हैं, गले हुए हैं, उनको भी बहुत से बच्चे खा जाते हैं या कुछ भाग काट कर निकाल कर बाकी भाग को खा जाते हैं। हमें किसी को ये नहीं खाना चाहिए। बासी और दूषित भोजन, बासी हो गया, बहुत देर से है, उसमें फंगस वगैरह आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वो दूषित हो गया, विषाक्त हो गया, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। दूषित अंडे, जो अंडे नष्ट हो गए, जिनमें दुर्गंध आता है, उनको भी नहीं खाना चाहिए। संक्रमित साग सब्जियां हैं जो गंदे में हैं, उन पर भी बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं, फंगस रहते हैं, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। विशेष करके ये मक्खियों द्वारा भी फैलता है। इन सब गंदे पदार्थों पर मक्खियाँ बैठती हैं, उसके बाद वो मक्खियाँ हमारे भोजन पर चली जाती हैं और वो भोजन के द्वारा ये सब जो बीमारी का कारण है वो हमारे पेट में चला आता है। इस प्रकार ये रोग फैलता है। तो ये पहला रोग था हमारा डायरिया। दूसरा रोग मलेरिया है। मलेरिया सब जानते ही हो। ये प्लाज्मोडियम विवाक्स नामक एक प्रोटोजोआ है, एक परजीवी है जिसके द्वारा ये होता है। इसका वाहक है ये मादा एनोफिलिस मच्छर है। ये मादा एनोफिलिस मच्छर अगर किसी रोगी व्यक्ति को वो काटता है तो उसमें ये चला आता है, उसके बाद ये हमारे शरीर में आ जाता है। ये आकर हमारे आरबीसी को तोड़ने लगता है, आरबीसी टूटने लगता है, इससे काफ़ी समस्या हमें होती है। ये लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रह सकता है, मतलब 7 से लेकर 20-21 दिन तक ये रह सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें तेज बुखार मतलब 105 डिग्री से लेकर
106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ सकता है। अत्यधिक ठंड लगता है और कंपन होने लगती है, शरीर कांपने लगता है, पीठ में भी काफ़ी दर्द होता है। फिर इसके बाद तेज़ बुखार आने के बाद पसीना आता है और पसीना आकर फिर बुखार कमने लगता है। जब तब सिर दर्द करता है, पीठ में भी दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है। उस रोगी का अवस्था बहुत ख़राब हो जाता है। अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया जाता है तो इससे भी मृत्यु हो जाती है। संचरण मादा एनोफिलिस मच्छर काटने से होता है। उसके लार के साथ जो है ये हमारे ब्लड में चला आता है। वो मच्छर किसी जो संक्रमित व्यक्ति को काटा है उसके बाद हमें काटता है तो उसके लार के साथ ये चला आएगा और हमारे रक्त में आकर हमारे आरबीसी को नष्ट करता है, उसको तोड़ता है। अब तोड़कर होमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ बनाता है और यही जिसके कारण हमें काफ़ी कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। तो इसका प्रधान कारण है मादा एनोफिलिस मच्छर। ये था मलेरिया के बारे में, जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके कारण हुआ, और जो पहला भी रोग था वो भी प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया दोनों के कारण है। इसके बाद अब जो तीसरा रोग पढ़ेंगे डिप्थेरिया। यह कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा ये होता है। ये प्रायः छोटे बच्चों में देखा जाता है। डिप्थीरिया नामक रोग जो है ये प्रायः छोटे बच्चों में अधिक होता है। इसके लक्षण हैं कि इसमें गला और श्वास नली प्रभावित होती है, गले में प्रॉब्लम होती है और जो हमारी श्वास नली है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं ये नष्ट होने लगता है, इसको ये प्रभाव करता है। जिसके वजह से सांस लेने में कष्ट होती है, सांस लेने में काफ़ी असुविधा होती है। जब तब तेज़ बुखार चला आता है, गले में हमेशा खराश रहती है, जब तब थकान का अनुभव होने लगता है। इस रोग का ये लक्षण है। और ये फैलता कैसे है? अगर कोई रोगी व्यक्ति है जिसे डिप्थेरिया है, वो सांस छोड़ रहा है, उसके पास हम हैं, या वो छींक रहा है या खांस रहा है, उसके आसपास अगर हम हैं तो उससे भी ये फैलेगा। तो ये था डिप्थेरिया। तीसरा है न्यूमोनिया। ये बहुत घातक रोग है। इसका स्पेलिंग लेकिन पी से है, PNEU, यहाँ पी साइलेंट है। तो इसका कारण जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये भी एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से ये निमोनिया रोग होता है। और यह बैक्टीरिया करता क्या है कि हमारे फेफड़े में तरल पदार्थ एक विशेष प्रकार का भर देता है, जिससे सांस लेने में काफ़ी असुविधा होती है, बहुत कष्ट होती है। इसके लक्षण, इसमें भी तेज बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा, सांस लेने में कष्ट होने लगेगी, सर में दर्द रहेगा और उसको खांसी के साथ कफ भी निकलने लगेगा। और उसके जो हाथ पैर के नाखून हैं और उसके रंगों को देखें तो लगभग वो नीले रंग का होने लगता है। वो बच्चा हमेशा थका हुआ रहता है और उसको लगातार खांसी आती रहती है। ये सब लक्षण हैं न्यूमोनिया के। और संचरण इसका फैलने का जो विधि है, संक्रमित व्यक्ति, किसी को अगर निमोनिया है, किसी बच्चे को है या व्यक्ति को है, तो उसको वो जो सांस छोड़ रहा है उससे भी हमें हो सकता है। वो कहीं थूक या कफ कहीं फेंक रहा है, उसके भी संपर्क में आने से होगा, मक्खियों द्वारा भी फैलता है। और अगर उसके संपर्क में जो बर्तन है, जो जिस बर्तन में वो खाना खा रहा है, जिसमें पानी पी रहा है, उस बर्तन का उपयोग अगर हम करें तो वो हमें भी हो सकता है। उस रोगी के हम साथ में रहेंगे तो उससे भी हमें ये रोग फैल सकता है, निमोनिया जो फेफड़े का रोग है। और पांचवा है टेटनस। इसके बारे में सब जानते हो, बहुत खतरनाक रोग है, जानलेवा रोग है। इसका कारण है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी।
क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। यही इसका मुख्य कारण है, जो मिट्टी में पाया जाता है। जंग लगे हुए लोहे का कोई कील है या टुकड़ा है जिसमें जंग लगा हो, अगर उससे हमारा हाथ पैर कहीं कटता है या छिलता है तो इस रोग के होने की संभावना अधिक रहती है। और डीपीटी जो टीका था पहले बता चुका गया है, वो इसको टीका इसका उपचार है। अगर पहले से लगा हुआ है तो इससे थोड़ा हमें इसको होने का डर थोड़ा कम रहता है। लक्षण इसके बहुत से लक्षण हैं, ये बहुत खतरनाक रोग है। संक्रमण के कुछ घंटे बाद ही अगर वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गया तो कुछ घंटे बाद, दिन नहीं, कुछ दिन बाद नहीं, कुछ घंटे बाद ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं। लक्षण क्या क्या होगा? उसकी पेशियां अकड़ने लगेंगी, उसमें जकड़न आने लगेगा और जबड़ों की पेशियां जकड़ने लगते हैं। उसकी जो जबड़े हैं, दोनों ऊपर नीचे जबड़े, ये जकड़ने लगती है। हालांकि ये अंतिम अवस्था है। जब जबड़ा जकड़ने लगे, उसका मुंह न खुले, तो ये उसकी अंतिम अवस्था है और इसके बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन और कुछ लक्षण हैं। उसके गले में दर्द होगा, पूरे शरीर में ऐंठन होता है। वो इतना अपने बॉडी को ऐंठता है जिससे उसका शरीर का जो गर्दन भी है एक ओर झुकने लगता है और जिससे उसका शरीर धनुषाकार हो जाता है। वो धनुष की तरह उसका बॉडी हो जाता है और उसको बचाना फिर मुश्किल हो जाता है। श्वसन की जो पेशियां हैं, सांस के लेने वाली पेशियां, गले की पेशियां, इसमें भी संकुचन होने लगती है और धीरे धीरे सांसें बंद होने लगती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस प्रकार का लक्षण कभी दिखाई पड़े या हमें जंग लगा हुआ लोहा से, कांटी से, इस तरह का कुछ अगर लगे तो हमें तुरंत ATS जिसको बोलते हैं हम लोग, टेटनस का इंजेक्शन, उसका हमें ले लेना चाहिए। और आजकल इसको लेने के पहले था कि इसको अगर लिया गया है और 6 महीना के अंदर पहले कुछ होता था तो इस तरह का भय होता नहीं था, लेकिन आजकल वो 3 महीना से भी कम हो गया है। इसलिए इस रोग के में हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और इसका संचरण का जहाँ तक सवाल है, त्वचा, चमड़ा हमारा कहीं कट गया, छिल गया, वहाँ ओपन हो गया, इसके अलावा कोई घाव है वो भी खुला हुआ है, उससे बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए हम लोग घाव को कटने छिलने पर उसे बैंडेड लगाकर हम लोग उसको बंद कर देते हैं या मलहम पट्टी कर लेते हैं। ये इसका विशेषता है कि जब ये बैक्टीरिया हमारे आंतों में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ने लगता है और फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब भी इस प्रकार का कोई रोग हो, इस प्रकार का लक्षण हो, तो तुरंत हमें उसका उपचार करना चाहिए। छठा रोग है टीबी, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग भी बोला जाता है। तो इसका कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोज, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यह इसका प्रमुख कारण है। यह बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो यह ट्यूबरकुलिन नामक एक विषैला पदार्थ बनाता है, जिसके वजह से इसके घातक परिणाम देखे जाते हैं। यह जो रोग है हमारे फेफड़े में, लंग्स में, हड्डियां, बोन में, ब्रेन की झिल्ली, मस्तिष्क की झिल्ली, जिसे मेनिंजेस कहते हैं, इसको 10 क्लास में पढ़ोगे। हमारी जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लसिका ग्रंथियां हैं, उनमें ये रोग अधिक होता है, लेकिन फेफड़े में अधिक देखा जाता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण इसमें हल्का बुखार आएगा, प्रायः शाम को हल्का बुखार आएगा। भूख उसे बहुत कम लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा। इसके वजह से उसका वजन कम होने लगेगा। वजन कम होने से उसे थकान की महसूस होगी। जब तक उसके फेफड़े में अगर ये इन्फेक्शन है, फेफड़े में उसको टीबी है, तो उसके खांसी के साथ जो बलगम निकलेगा उसमें कभी कभी खून भी आने लगता है। और अगर हड्डी में इसका इन्फेक्शन है, बोन में है, तो वो व्यक्ति अपंग भी होने लगता है। चलने फिरने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसको बार बार खांसी आती है। इसके वजह से सांस लेने में उसको काफ़ी तकलीफ भी होती है। उसके सीने में दर्द होती है। ये सब इसका लक्षण है।
इसलिए हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल तो इसका इलाज है। और संचरण कैसे होता है? रोगी के कफ और थूक से। अगर किसी व्यक्ति को ये है, जब तक उसका दवा नहीं चल रहा है, उसका कफ वो जहाँ तहाँ फेंक रहा है, वो थूक जहाँ तहाँ फेंक रहा है, तो उससे मक्खियाँ बैठेंगी, तो उस पर से संक्रमण होगा और हमें भी हो सकता है। रोगी के सांस लेने से भी ये हमारे में आ सकता है। रोगी के कपड़े, भोजन का भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें हो सकता है। ये मक्खियों द्वारा अधिक फैलता है। इसका उपचार लगातार हमें दवा का उपयोग करना चाहिए जब तक डॉक्टर मना ना करे कि आप पूर्ण ये अच्छा हो गए हैं, तब तक दवा खानी चाहिए। डॉट्स जो है, इसमें ये संस्था है और यह इसका इलाज करता है, और जब तक रोगी ठीक ना हो जाए तब तक इसका देखभाल करता है। ये शहर के विभिन्न जगहों पर ये डॉट्स है। तो ये टीबी के लिए जो डॉट्स का इलाज बहुत अच्छा होता है। 7वां रोग है डेंगू। डेंगू सबको पता है, और इसका कारण फ्लैवीरिवोवायरस इसका कारण है। वायरस का नाम है, लेकिन ये एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें हड्डी में भी काफ़ी दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। इस रोग में प्लेटलेट्स की कमी होती है। ब्लड वाले पार्ट में बताया गया था कि हमारी प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से लगभग 3-4 लाख तक होनी चाहिए, लेकिन इसका जो वायरस है, जब ये हमारे में अटैक करता है तो प्लेटलेट्स को नष्ट करने लगता है। जब इसकी संख्या 1 लाख से कम होने लगती है तो हमें असुविधा बढ़ने लगती है, और 50-60 हज़ार होते होते हमारी मृत्यु हो जाती है। इस डेंगू का लक्षण है, इसमें बहुत तेज बुखार आता है, पेशियों, हड्डियों में, जोड़ों में काफ़ी दर्द होने लगता है, भूख प्यास नहीं लगती है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, गंध की भी जानकारी नहीं होती है। जिस प्रकार हमें कोरोना में कहा गया था कि गंध का, स्वाद का जानकारी नहीं होता है, तो इसमें भी गंध की प्रॉब्लम हो जाती है। नाक से, मुंह से, मसूड़े से जब तक खून आने लगते हैं, सांस लेने में कष्ट होने लगता है। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसमें सूजन आने लगता है, ये फूलने लगता है, जिससे हमारा मस्तिष्क का कार्य प्रभावित होने लगता है। एक तरह से देखा जाता है कि हमारे जो शरीर में बहुत से अंग हैं, लीवर है, किडनी है, आमाशय है, फेफड़ा है, हृदय है, इन सब अंगों को ये प्रभावित करता है, जिससे उस लास्ट में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम मल्टी ऑर्गन फेलियर भी कहते हैं। ये डेंगू बहुत ही भयानक रोग है। इसको हम लोग आसपास अपने सफाई रखकर बच सकते हैं। यह संक्रमण, यह जो है संक्रामक रोग है, जिस तरह मलेरिया था वो भी है। ये मादा एडिस के काटने से होता है। हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखेंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, और गुड नाइट या कोई भी कोयल या रिपिल को लगाकर हम सोएंगे। और ये मच्छर जो है ये बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ता है, और इसमें हम जब दिन के समय निकलते हैं तो पैर को पूरा ढक कर रखना चाहिए। संभव खेलने जाते हैं तो पैर में तेल लगाएंगे, इससे ये मच्छर नहीं काटते हैं। और ये मच्छर का विशेषता है कि ये प्रायः दिन में ही बाहर निकलते हैं। इसके बाद है 8वां हेपेटाइटिस। यह भी बहुत खतरनाक है, जानलेवा रोग है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई बहुत सा होता है। हम उसमें ए और बी के बारे में पढ़ेंगे। यह वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इस वायरस को स्ट्रेन कहते हैं। अगर पूछा जाए स्ट्रेन क्या है, तो जिस वायरस से हेपेटाइटिस होता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। हेपेटाइटिस ए का जो है वायरस को हम स्ट्रेन ए कहेंगे, बी का वायरस को स्ट्रेन बी कहेंगे, उसी प्रकार सी वाले को स्ट्रेन सी, ऐसे ही कहते जाएंगे। जनरली हम लोग ए और बी अधिक खतरनाक होता है। पीलिया सब जानते हो, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, बॉडी पीला होने लगता है, वो लीवर का ही रोग है। तो इसमें वही इसी का यह विकसित रूप है, काफ़ी खतरनाक रूप है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो जॉन्डिस का जो लक्षण है वही लक्षण इसका भी है। इसमें लीवर
या यकृत बड़ा होने लगता है, ठीक ढंग से वो काम करने नहीं लगता है। प्रधान कारण है हमारे खान पान का कमी, जो हम विभिन्न तरह के उल्टा पल्टा जो खाना खाते हैं उसका डायरेक्ट असर लीवर पर पड़ता है। हमारा त्वचा, स्किन, आँख का जो वाइट वाला भाग है वो पीला पड़ने लगता है। इससे हम लोग पहचान लेते हैं। बिलीरुबिन जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ये टूट कर बनता है बिलीरुबिन, जो पीले रंग का होता है। तो ये जनरली ये लैट्रिन के में चल जाता है, लेकिन जब ये हेपेटाइटिस या जॉन्डिस होता है तो ये उसमें नहीं जाकर हमारे ब्लड में चला आता है। तो ये बढ़ने के कारण वो रक्त का रंग पीला होता है। तो रक्त का रंग पीला होने से त्वचा, हमारा नाखून, आँख, ये सब भाग पीला पड़ने लगता है। और लैट्रिन जो हमारा है वो सफ़ेद होने लगता है, दूध की तरह सफ़ेद नहीं, फिर भी जो लैट्रिन हमारा पीला होता है ये पीला ना होकर वो सफ़ेद की तरह होता है, क्योंकि वो बिलीरुबिन वहाँ ना जाकर हमारे ब्लड में चला आता है। सिर में दर्द भी होता है, बुखार आने लगता है, उसका पेशाब जो है, मूत्र, ये पीला होने लगता है, बता चुके हैं कि मल उसका सफ़ेद होने लगता है। जोड़ों में दर्द होने लगता है, भूख और प्यास कम हो जाती है, खाने पीने का मन नहीं करता है, उल्टी वॉमिटिंग का इच्छा होता है, थकान हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर सबसे पहला काम कहता है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट लो, कंप्लीट आराम करो। इससे क्या है कि लीवर पर हमारा जोर नहीं पड़ेगा, लीवर को रेस्ट मिलेगा, तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा तेल और घी का एक बूंद हमारे पेट में नहीं जाना चाहिए, ये इसके लिए बहुत ही घातक है। कोई भी मसाला हम नहीं यूज़ करेंगे। अगर हम इसका प्रयोग करें और एंटीबायोटिक लेते रहें तो हम बहुत जल्दी ही इस रोग से उबर जाएंगे, क्योंकि लीवर हमारा एक ऐसा अंग है जो अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो उसको हम फिर से रिपेयर कर सकते हैं, और वो हम खान पान और बेड रेस्ट से इसे ठीक कर सकते हैं, किंतु डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसका संचरण होता है दूषित भोजन, गंदा भोजन जो खराब हो चुका, बासी भोजन था, दूषित हो गया था, बैक्टीरिया फंगस लगा हुआ है, वो भोजन था। शराब जो पीते हैं व्यक्ति, उनका भी देखा जाता है कि लीवर खराब हो जाता है, उनमें ये होता है। जो अधिक धूम्रपान करते हैं उनसे भी। दूषित जल, जो गंदा जल है, जो संक्रमित जल है, उससे भी ये फैलता है। मल और थूक, जो रोगी व्यक्ति है उसका लैट्रिन और थूक जहाँ तहाँ अगर है तो वो मक्खी द्वारा वही फैल सकता है। और रक्त आधान, जब रक्त का लेन देन होता है उसके माध्यम से भी यह जॉन्डिस रोग जो है, यह हेपेटाइटिस ए और बी फैलता है। ये था जॉन्डिस के बारे में। अंतिम रोग है एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम है। और जिसके द्वारा होता है उसे हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV द्वारा यह रोग होता है। यह एक बहुत ही खतरनाक रोग है, जानलेवा रोग है। एड्स का नाम सुने ही हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आज जिसके कारण होता है उसका नाम HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये इसके द्वारा होता है। इसका लक्षण है, यह इम्यूनिटी सिस्टम, पहले बता चुके हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, रोग से लड़ने की क्षमता है, इस रोग में घट जाती है, लगभग नष्ट हो जाती है। ये इसका प्रधान लक्षण है। और इसमें पेट, जब तक बहुत दिन से पेट खराब रहने लगता है। लसिका ग्रंथि जो है, लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं, ये फूल कर बड़ा होने लगता है। और व्यक्ति को थकान अधिक होती है, वो जल्दी थक जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, वजन भी घटने लगता है। जब तब वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम नष्ट होने लगती है। उसके चमड़ा पर, त्वचा पर छोटे या बड़े घाव होने लगते हैं। और इनकी अंतिम अवस्था क्या होती है, जब ये सब होते होते अंत में क्या होता है, उसके फेफड़े, लंग्स, आंत, इंटेस्टाइन, मस्तिष्क, ब्रेन, यकृत, लीवर,
हार्ट, ये सब जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं ये नष्ट होने लगते हैं और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये एड्स के लक्षण हैं। आजकल इसका भी इलाज संभव हो गया है। पहले ये लाइलाज था, किंतु आज अगर प्रारंभिक अवस्था में ही चेक हो जाता है, मालूम पड़ जाता है, तो इसका इलाज आजकल डॉक्टर कर लेते हैं। तो इसमें लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। और संचरण जो है इसको कैसे फैलेगा? कोई रोगी व्यक्ति है जिसे एड्स है, उसके साथ अगर उसका लैंगिक संपर्क है, उसके साथ वो रहता है और या अनैतिक संपर्क रखता है, तो ऐसे व्यक्ति में ये बहुत जल्दी फैलता है। या रक्त का आदान प्रदान, किसी विशेष कारण से रक्त का हम लेन देन करते हैं, तो वहाँ भी अगर उस व्यक्ति में वो अगर HIV वायरस है तो उसको देने से भी हमारे में चला आएगा। अगर कोई HIV संक्रमित महिला है और वो अपने बच्चे को दूध पान कराती है, उसका बच्चा उसका दूध पान करता है, दूध पीता है, तो उस बच्चे को जरूर हो जाएगा। अनैतिक यौन संबंध, एक से अधिक यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति में भी ये HIV फैलता है और ये रोग उसे भी हो जाता है। तो ये था एड्स के बारे में। ये सब कई प्रकार के हमारे रोग थे।